Hello friends, welcome to Innovators Adda. So today in this session we'll be talking about antimicrobial drugs. हम लोग antimicrobial drugs के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही important topic है आपका फार्माकोलॉजी का. सो थोड़ी सी वीडियोस जो है इरेगुलर हो जा रही हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपके साथ साथ. तो आप लोग परेशान मत होइए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि सिलेबस खत्म होगा तो बिल्कुल खत्म होगा, तो आप परेशान मत होइए. अभी लैपटॉप का भी थोड़ा इशू था, तो वो इशू रिजॉल्व हो गया, मैंने नया लैपटॉप ले लिया है, तो अब शायद सारी चीजें जो है बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगी. एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, आपके कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप सारे सब्जेक्ट पे वीडियोस थोड़े थोड़े ना लाके आप एक दो या दो सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करो, ताकि वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए. तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी तीन सब्जेक्ट, दो से तीन सब्जेक्ट हम लोग एक साथ लेके चलते हैं. एक सब्जेक्ट मैंने डिसाइड किया कि फार्माकोलॉजी तो हर हाल में जाएगा ही, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिक्स की होगी, और एक और सब्जेक्ट जो हम लोग वीडियो देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को कर सकते हैं, क्योंकि जो बैकबोन सब्जेक्ट है उनके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लिया जाए. तो आपको पता है कि फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी तीनों बिल्कुल बैकबोन होती है आपके किसी भी एग्जाम में. वॉट एवर द एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव, that is going to be the pharmacist exam, that is going to be the drug inspector exam, or whatever the GPAT or NIPER exam you are going to give. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स. सी, आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी इन द फर्स्ट वीडियो. आप जितनी भी प्लेलिस्ट है चैनल की, उसकी पहली वीडियो हर सब्जेक्ट की देखोगे, आई हैव डिस्कस द स्ट्रेटेजीज हाउ यू हैव टू डील विद दैट सब्जेक्ट, क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. एंड आई हैव सजेस्टेड यू द इंपॉर्टेंट सोर्स, दैट इज केडी त्रिपाठी. देखिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, एमडी मेडिसिन है, जो जो एमएस कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी सोर्सेज चाहिए होंगे, लेकिन फॉर फार्मेसी इट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज केडी त्रिपाठी. ठीक है, एग्जाम में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना होता है, पीएचडी नहीं करना होता है, तो आपके लिए केडी त्रिपाठी इज गोइंग टू बी द सफिशिएंट सोर्स. आपको केडी त्रिपाठी फॉलो करना है. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स मैंने जो आज सेशन रखा हुआ, दैट इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी सेशन, कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते क्या हैं और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं क्या. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी थ्रू आउट दिस सेशन. सो नाउ कमिंग ऑन दी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. देखिए, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस चैप्टर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, we need to understand what is antimicrobial agent, we need to understand what is chemotherapy, what is chemotherapeutic agent, what is antibiotics, what is bacteriostatic, what is bactericidal. मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे, बट अवेयरनेस इज नॉट सफिशिएंट. यू शुड बी वेरी क्लियर अप टू द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस terminologies. Apart from that, we are also going to discuss about the classification of antimicrobial drugs. So two things we are more emphasizing on this in this video. Now coming on the important facts. What are the important facts? So the term that chemotherapy was first time used by the Ehrlich. So that was the scientist, he has used this term chemotherapy. So make sure that you remember this fact. आपके फार्मेसी के एग्जाम में concept is also important. Apart from concept, fact is also going to be important. So it totally depends on the requirement of exam. आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो. अगर फार्मासिस्ट, so more fact will be there. If you are approaching for the drug inspector exam, so definitely you should be ready with this concept as well. तो 60% 70% आपको कॉन्सेप्ट भी फोकस करके चलना, 30 to 40% आपको फैक्ट भी लेके चलना है. इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक एन एग्जाम. आपको दोनों अप्रोच जरूर लेके चलनी चाहिए. तो इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, जो कि हम लोग ल्यूसेंट के जीके से भी और भी जगह से फैक्ट पढ़ लेते हैं कि फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1929 में. ठीक है, दिस इज टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. सो द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन दैट वाज डन बाय द फ्लेमिंग इन 1929. कभी कभी ये ईयर भी पूछ लिया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस साइंटिस्ट फ्लेमिंग, दिस पर्सनालिटी. Discovery of streptomycin, that is Waxman in 1944. Year is not going to be important. This particular personality is going to be important. So penicillin की डिस्कवरी किसने की थी? फ्लेमिंग. और स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी किसने की थी? वॉक्समैन की. तो आपके एग्जाम्स में चाहे जीपैट का हो चाहे फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, आपके यहीं से एक दो क्वेश्चन बन गए. ठीक है, तो ये सारे पिछले ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए आपको, वो मैं क्वेश्चन वाइज आपको डिस्कस कर रहा हूं. देन आफ्टर दैट, नाउ कमिंग ऑन द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस. कॉन्सेप्ट हम लोग जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज कीमोथेरेपी, व्हाट एग्जैक्टली कीमोथेरेपी इज. कीमोथेरेपी क्या है
और कीमोथेरेपी से ही जुड़ा हुआ आपका क्या है, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कीमोथेरापेटिक एजेंट्स, ठीक है। सो कीमोथेरापेटिक्स एजेंट्स आर नथिंग बट दीज आर ड्रग्स, these are basically drugs. They are designed in a manner that they are showing the minimal effect on the recipient. Two words I highlighted, मैंने दो वर्ड हाईलाइट किया हुआ, एक तो इनिबिट और किल और दूसरा मिनिमल और नो इफेक्ट ऑन दी रेसिपिएंट, ठीक है। कहने का मतलब कीमोथेरापेटिक एजेंट्स ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करते हैं या फिर उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। समझ गए एक चीज। दूसरी चीज, साथ साथ इसके क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को या माइक्रोब्स की ग्रोथ को इन्होंने किल तो कर दिया या फिर स्टैटिक बना दिया उसको, बट साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है, साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स है, जो रिसिपिएंट है चाहे एनिमल बींग्स है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या फिर बहुत मिनिमल नुकसान होना चाहिए। सो बेसिकली कीमोथेरापेटिक एजेंट्स आर नथिंग बट दीज आर ड्रग मॉलिक्यूल्स that is causing the inhibition or killing of microorganisms with very minimal side effect on the recipient, जो भी इसको खा रहा है। अगर जैसे मान लीजिए मैं कोई कीमोथेरेपेटिक ड्रग यूज कर रहा हूं, जो भी बीमारी है वो बीमारी मेरी ठीक हो जाए लेकिन मेरे ऊपर उसका प्रभाव बहुत कम पड़े, उसी को बोलते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सो टू टर्मिनोलॉजी शुड बी देयर। अगर आपको डेफिनेशन आए आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में तो ये आप बिल्कुल समझ लेना। सेकंड थिंग, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स, आप टेट्रासाइक्लिन और ये सारी चीजें आप यूज करते रहते हो, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह आप लोग यूज करते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ी सी चीजें हम लोग समझने को। सो एंटीबायोटिक्स जरूरी नहीं कि वो ड्रग मॉलिक्यूल्स ही हो, एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी चीजें हो सकती, फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, एक्टिनोमाइसिटीज भी हो सकता है। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ड है इसको कंफर्म कर लीजिए, मेक श्योर दैट यू आर क्लियर। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड्स आल्सो इंक्लूड्स फंजाई, बैक्टीरिया। Apart from fungi bacteria, it also includes actinomycetes. ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, दे सेलेक्टिवली सप्रेस द ऑर्गेनिज्म, या तो सेलेक्टिवली, यहां पर सेलेक्टिव इन नेचर होते हैं, मतलब अगर वायरस की बीमारी है तो एंटीवायरल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की से जो दवाई निकाली जाती है वो यूज होंगी। अगर आपकी बैक्टीरिया से कोई डिसीज हो रही है तो एंटी बैक्टीरियल यूज किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब, व्हाट इट मींस इट इज सेलेक्टिव इन नेचर। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कुछ कुछ भी जो है एंटीबायोटिक्स नहीं हो सकता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज इट शुड बी सेलेक्टिव इन नेचर, ये सेलेक्टिव होना चाहिए। दूसरा क्या है, इट शुड बी यूज इन अ वेरी लो कंसेंट्रेशन, क्योंकि ज्यादा कंसेंट्रेशन पे ये हार्मफुल साइड इफेक्ट शो करने लगते हैं। मेक श्योर दैट the agents that you are going to obtain from the microorganisms you are going to use in a very low limit manner, you are going to use it in a very low concentration, and it should be selective, it should be specific. Suppose if we are going to treat any bacterial disease, we need to use antibacterial agent. If you are going to treat any viral disease, we need to use antiviral drugs. अगर वायरस की बीमारी है तो आप बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स में खास करके एंटीबैक्टीरियल एजेंट से आप ट्रीट नहीं कर सकते। मेक श्योर दैट। कुछ चीजें इसमें है एक्सक्लूड, दीज आर द एक्सक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सक्लूजन आपके डीआई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं वो तो आपसे पूछ लिया गया, यही एक अच्छा सवाल बन गया है, लेकिन एंटीबायोटिक्स किसे नहीं कहेंगे, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं एजेंट, लेकिन वो एंटीबॉडीज इन नेचर है। तो आपकी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज आपके इसके एक्सक्लूजन में है, इसके एक्सेप्शन में है, यानी कि एंटीबॉडीज आपके एंटीबायोटिक्स के अंदर नहीं आने वाले हैं। मेक श्योर दैट द एंटीबॉडीज that are going to be produced from higher organisms, they are not going to come in the category of antibiotics, means we have excluded, it is totally mentioned in the KD Tripathi. Second thing, ऐसे सारे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस तो हो रहे हैं बट दे आर यूज्ड इन हाई कंसेंट्रेशन। मैंने आपको बताया भी, आई हैव टोल्ड यू द क्राइटेरिया दैट दे शुड बी यूज्ड इन लो कंसेंट्रेशन, बट यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हाउ मच लो कंसेंट्रेशन। आपने लिख दिया लो कंसेंट्रेशन, बट व्हाट इज द लिमिट, कब कहेंगे कि ये लो है, कब कहेंगे कि ये हाई है।
So there is a some confusion, some doubt is there, but the criteria is low concentration. So अगर कोई भी सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो देखो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन अगर वो हायर कंसेंट्रेशन में यूज हो रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल भी तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज कर रहे हो। लैक्टिक एसिड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप कर्ड, आप लैक्टिक एसिड निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकल रहे हैं, तो इनको एंटीबायोटिक्स बोल देना चाहिए। लेकिन द क्राइटेरिया इज इट शुड बी यूज्ड इन अ वेरी लो कंसेंट्रेशन, एंड हियर in case of ethanol and lactic acid they are used in higher concentration, so that's why they are not antibiotics, they have been excluded from the antibiotics. Some sources of antibiotics, अगर कोई आपको कहे कि एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया से मिलता है, नो, इट इज टोटली रॉन्ग। इफ एनी स्टेटमेंट इज देयर antibiotics is only obtained from the bacteria, no, it is obtained from the fungi, it is obtained from the bacteria, it is obtained from the actinomycetes. So the sources of this antibiotics, more specifically natural sources, because these are natural sources. So antibiotics के natural sources कहां से हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में आपके फंजाई आ गए, बैक्टीरिया आ गए, एक्टिनोमाइसिटीज आ गए, ठीक है। ये आपको रिमेंबर बिल्कुल याद होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। सो नाउ आई थिंक आई कैन होप दैट दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब एक चीज, जो केमोथेरापेटिक एजेंट होते हैं उन्हीं की जो थेरेपी होती है, जैसे जो थेरेपी आप यूज कर रहे हो उसी थेरेपी को बोल देते हैं chemotherapy, or first time I have told you that this term was used by earliest scientist. So I think now up to this is clear. Now coming on the some questions I have just put down for you people, that what is fungus, what is virus, what is protozoa. It should be very clear. अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आप हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ स्टूडेंट, तो आपको फंगस के बारे में पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो यू हैव हर्ड अबाउट द ब्लैक फंगस डिसीज, black fungus, white fungus, yellow fungus. So these diseases are, we are hearing in which context we are hearing? We are hearing in the context of COVID-19. So अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप लोग देख रहे होंगे। अब ये जो ब्लैक फंगस, ये सारे इसकी भी क्राइटेरिया कि किन पेशेंट को हो रहा है, ऐसे सारे पेशेंट जो डायबिटिक इन नेचर है, जो रिकवर कर रहे हैं, आपके कोविड-19 से रिकवर होके आ रहे हैं और डायबिटीज, उनकी डायबिटीज बढ़ रही है, उन पेशेंट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, दे आर गोइंग टू बी मोर ससेप्टेबल, दे आर गोइंग टू बी इन्फेक्टेड विद दिस ब्लैक फंगस, दे आर गोइंग टू बी मोर ससेप्टेबल विद दिस ब्लैक फंगस एंड येलो फंगस। इट शुड बी वेरी क्लियर। सो व्हाट इज फंगस, व्हाट इज वायरस एंड प्रोटोजोआ। अब देखिए यहां से आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक कोई डिसीज दे दिया जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। मलेरिया इज एन प्रोटोजोअल डिसीज और वायरस डिसीज और दिस फंगस। तो यहां से भी आपको, तो एक चार्ट, मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर अ चार्ट। मैं ये चार्ट आपको नहीं बताने वाला हूं, आप चार्ट गूगल से सर्च करो कि लिस्ट ऑफ फंगल डिसीजेस, list of bacterial diseases, list of diseases that are going to occur by this bacteria, list of diseases that are going to happen by the virus. कुछ क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप चार्ट बना के रखो। जब नोट्स बनाओगे मेक श्योर दैट you dedicate a one page for this topic, because 1 or 2 questions are going to ask from you people. Now coming on some brainstorming, some practice question I have given to you people. मलेरिया, अब बताओ ये क्या बैक्टीरियल डिसीज है? इट इज बैक्टीरियल डिसीज, इट इज वायरल डिसीज और इट इज प्रोटोजोअल डिसीज। जस्ट पुट डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट बॉक्स जो है ऑफ नहीं करता हूं, ठीक है। आप लोग जो है बिल्कुल इंटरेक्ट करिए, इंटरेक्शन से आप सीखते हो, मैं आपके उसका रिस्पॉन्ड करता हूं तो आप सीखते हो। इस वीडियो को आप हल्के में मत लो कि सर क्या बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहे हो। बेसिक चीजें हैं लेकिन कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। आई नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। टीचर का रोल क्या है? आपके पास तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे मेनी रिसोर्सेज आर देयर, बट द रोल ऑफ टीचर यू कैन नॉट डिनाई। टीचर का रोल यही है ना, चीजों को आपको आसानी से आपके सामने पेश कर दे, सो दैट इजिली यू कैन ग्रैस्प द थिंग्स। सो सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज और अदर डिसीज। एचआईवी क्या है? एचआईवी क्या वायरल डिसीज है? अभी ये कोविड-19 वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। डिप्थीरिया
किससे, वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, किससे हो रहा है। एक और क्वेश्चन है, आप लोग सुनते होंगे कि एंटीबायोटिक्स में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्पेक्ट्रम लगा दिया जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। वो वाला स्पेक्ट्रम नहीं जो 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम घोटाले वाला, नो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। मींस एंटीबायोटिक्स दे हैव मोर स्पेसिफिकली क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ नैरो। नैरो का मतलब कुछ लिमिटेड डिसीजेस के लिए, कुछ लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम कर रहा है। एंड ब्रॉड मींस they are covering the wider variety, they are covering the wider range of microorganisms. So narrow का मतलब कोई चीज लिमिट है, मतलब एक ही चीज पे स्पेसिफिकली काम कर रही है, या फिर एक या दो ही बैक्टीरिया के स्ट्रेन पे काम कर रही है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी कवर्ड, अंडरस्टैंड। सो यू शुड बी क्लियर, नैरो स्पेक्ट्रम वर्सेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इट शुड बी वेरी क्लियर। नाउ कमिंग ऑन द क्लासिफिकेशन, दैट इज द मेन फोकस ऑफ दिस लेक्चर। थोड़ा सा फैक्चुअल है ये लेक्चर स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपको अश्योर कर दे रहा हूं कि ये लेक्चर देखने के बाद कम से कम आपका 2 to 3 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेन इन एनी एग्जाम। आप देख लेना इस वीडियो से, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं आपसे, चाहे फार्मासिस्ट का एग्जाम दो, चाहे आप जीपैट का एग्जाम दो, चाहे आप नाइपर का एग्जाम दो, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दो, यू आर गोइंग टू गेट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस लेक्चर। सो द बेसिस, हाउ, ऑन व्हाट बेसिस दे हैव क्लासिफाइड, तो ये बेसिस आपको रट्टा नहीं मारना है, उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप न्यूमोनिक्स वगैरह कुछ ट्रिक्स वगैरह आप बना सकते हो उसके लिए, ठीक है। या फिर दूसरी चीजें हैं कि आप इसको कॉपीज में लिखो, बार बार उसको पढ़ते रहो। इन सब चीजें जो फैक्ट होती हैं बार बार देखने से होती हैं। या फिर आप अपनी दीवार पे एक चार्ट बना के लिख लो, दैट इज गोइंग टू बी इजी। जब आप सुबह शाम सो के उठो तो एक बार देख लो चार्ट पे, केवल नजर आपकी चली जाएगी तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये एक्टिव है, क्या वायरस के खिलाफ, क्या बैक्टीरिया के खिलाफ। ऑन बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, क्या ये नैरो स्पेक्ट्रम है, क्या ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन, क्या ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, क्या ये बैक्टीरियोसाइडल है। हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे टर्म है बैक्टीरियोस्टैटिक। सो व्हाट दिस स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड को आप की पढ़ो, यानी कि बैक्टीरिया की स्टैटिक मतलब ग्रोथ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ पोर्शन, किसी चीज को स्टॉप कर देना, प्रोहिबिट कर देना, ठीक है, इनहिबिट कर देना, दैट इज स्टैटिक इन एक्शन। सो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, केवल ग्रोथ को रोकते हैं, मारते नहीं है, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। और ये जो टर्म लास्ट में साइडल, देखो बैक्टीरियो तो सेम है, लेकिन बैक्टीरिसाइडल, साइडल एंड स्टैटिक, व्हेन साइडल वर्ड इज एडेड इट मींस इट इज गोइंग टू किल। ऐसे सारे बैक्टीरिया या ऐसे सारे एजेंट जो साइडल इन नेचर, साइडल मींस किल, कहते हैं ना सुसाइड, सुसाइड कब करते हैं लोग, मरने के लिए करते हैं। तो यहां पे बैक्टीरिया साइड कब करेगा, मारने के लिए। सो बैक्टीरिया, बैक्टीरिसाइडल मींस टू किल, और स्टैटिक मींस रोकना है। ये बात आप याद रखिए, समझ गए। बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल, दैट दिस टू टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जैसे आप एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी वायरल, एंटी HIV, ये जितनी भी ड्रग्स मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ साथ 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 साथ, ये सब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस लेक्चर को आप बहुत इजी में मत लीजिए, इट इज गोइंग टू क्रिएट द बेस ऑफ योर अपकमिंग लेक्चर्स। चलिए, ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या वो बैक्टीरिया से मिल रहा है, क्या वो फंगस से मिल रहा है, क्या वो एक्टिनोमाइसिटीज से मिल रहा है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट। सो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे सल्फोनामाइड्स पहली कैटेगरी है, सल्फोनामाइड्स, तो हम लोग सल्फोनामाइड्स के बारे में पूरे डिटेल पढ़ने वाले हैं, आप परेशान मत हो। इसमें जो एग्जांपल है दैट इज डेप्सोन। आप कमेंट करके बताओ कि डेप्सोन कहां यूज होता है। दैट पास इज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल जो है क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स में नैलिडिक्सिक एसिड एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जितने ये ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो फ्लॉक्सासिन वाले हैं ना, ये सारे क्विनोलोन्स में आते हैं। तो इसका याद करने का यही एक लास्ट वर्ड आप याद रखो, जितने भी ऑक्सासिन, फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये जितने भी हैं सब क्विनोलोन्स कैटेगरी में है, ठीक है।
बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम क्या है? एक रिंग स्ट्रक्चर है। मैं आपको बताऊंगा बीटा लैक्टम में रिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर अगर मैं एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसमें बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि कोलोजी के भी लेक्चर्स में आपको बताया जाए इसके बारे में। ऐसे सारे एंटीबायोटिक्स जिनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग हो, वो सारी होंगी। तो इसमें 4 कैटेगरी होती है। एक होती पेनिसिलिन, एक होती है सिफेलोस्पोरिन, तीसरी होती मोनोबैक्टम्स, चौथी होती कार्बापिनम्स। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर। बीटा लैक्टम antibiotics include penicillin, cephalosporins, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापिनम्स। बार बार जब इसको पढ़ोगे तभी आपको याद होंगे ये सब चीजें, एक दिन देखने से याद नहीं होंगी। टेट्रासाइक्लिन, हम आप में से बहुत सारे लोगों ने टेट्रासाइक्लिन आपने यूज की होगी, और याद रखिए कि टेट्रासाइक्लिन ज्यादा अगर आप यूज करोगे तो रेजिस्टेंस के भी चांसेस होते हैं। आपके जो चमकीले दांत है ना, ये वाले वो येलो भी हो जाते हैं। तो आपके दांत अगर ये बीच में मसूड़ों के बीच में येलोनेस हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि अगर आप ज्यादातर टेट्रासाइक्लिन यूज कर रहे हो, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है इट इज गोइंग टू मेक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, खास करके कैल्शियम। कैल्शियम के जितने भी सब्सटेंस आप लेते हो ना, ये उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लेता है। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट आप चाहे मिल्क यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट यूज कर रहे हो जो कैल्शियम वाले कंपोनेंट है, उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, चिलेट्स बना लेता है। इसकी एक टेंडेंसी होती है। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि येलोनेस ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी टेट्रासाइक्लिन। याद रखिए आप लोग, जो दांत पीले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं ना, वो बचपन में ज्यादा अगर टेट्रासाइक्लिन खिला दिया तो वो वो वाली बात हो जाती है। और ये कॉम्प्लेक्स दो चीजें आपको याद रखनी, मैं लगे हाथ आपको बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें जो सवाल है। नाइट्रोबेंजीन में क्लोरामफेनिकॉल। नाइट्रोबेंजीन का मतलब नाइट्रोबेंजीन, इसमें रिंग स्ट्रक्चर है क्लोरामफेनिकॉल में। ठीक है, मैंने यहां बोला ना केमिकल स्ट्रक्चर, तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन यहां समझना जरूरी। एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन। देखो ओफ्लॉक्सासिन फ्लॉक्सासिन अलग था, लेकिन इसमें कासिन माइसिन ऐसे वर्ड यूज हो रहा है, तो अमीकासिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसे सारे वर्ड यूज है, तो अमीनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है, उसके बाद मैक्रोलाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। एक तो अमीनो ग्लाइकोसाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार में मार्क्स, आई एम मार्किंग एज ए स्टार। इसको तो याद रखना ही रखना है आपको। ठीक, चलिए, अमीनो ग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, बार बार बोलते रहिए, पढ़ते रहिए आप इसको। मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स में इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। आपने देखा होगा कोविड 19 में एजिथ्रोमाइसिन भी स्टार्टिंग में यूज हो रहे थे। ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक्स ज्यादातर जो है सक्सेस नहीं रही। अभी थोड़ा सा कुछ चीजें देखें, क्योंकि वायरल डिसीज है, उसमें अब एंटी आप बायोटिक्स यूज कर रहे हो उसमें। मैंने बोला ना कि एंटीबायोटिक्स आपकी कई सारी चीजें, लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर वायरल डिसीज आप एंटीबैक्टीरियल यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। अब बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स में भी जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं वो आपके इस पे काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो एक्टिनोमाइसिटी, जो मोल्ड और इन सब से बने होंगे वो सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइड यानी वैंकोमाइसिन। ग्लाइकोपेप्टाइड का एग्जांपल क्या है? वैंकोमाइसिन। आप बताइए कि वैंकोमाइसिन रेड मैन सिंड्रोम कॉज करता है क्या? रेड मैन सिंड्रोम, मैंने एक वीडियो सिंड्रोम्स पे भी बनाई हुई है। ये जितने क्विक रिवीजन सीरीज वाली मैंने वीडियो बना रखी है ना, वो आपके हर जगह काम आने वाली है। साइड इफेक्ट पे बना रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे शॉर्टकट बना रखा है, सिंड्रोम्स पे बना रखा है, ब्लॉकर्स पे भी बना रखा है मैंने। ये सारी वीडियोस आप देखो, जाके चेक करो, इसको क्विक रिवीजन सीरीज में है। कुछ जनरल अवेयरनेस में मैंने, जैसे मान लो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ानी है, तो मैंने जनरल अवेयरनेस वाले में हाइपरटेंशन के बारे में बता रखा है। बहुत ही शानदार वीडियो बनाई हुई है, आप देखो, आपका हाइपरटेंशन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं समझते हो उस चीज को, लेकिन समझना सफिशियंट नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज डे बाय डे कंपटीशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज। आप तभी और लोगों से कैसे अलग करोगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपके पढ़ने की टैक्टिक अलग होगी, व्हेन यू आर स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट। तैयारी सभी कर रहे हैं, 4G सभी के पास है, इंटरनेट है, यूट्यूब सभी के पास है, टीचर मेरे जैसा सभी के पास है, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएट? यही सारी चीजें, द टैक्टिक यू आर गोइंग टू यूज। नाइट्रोमिडाजोल, नाइट्रोमिडाजोल में ये सारी रिंग होती हैं, उसमें एमटीजेड जहां भी लिख के आ जाए आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या? मेट्रोनिडाजोल। आप लोग बड़ा कॉमन यूज करते हो एक प्रोडक्ट, क्या यूज करते हो आप? नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, तो देख के लग रहा है कि नॉर्फ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल दो चीजों का कॉम्बिनेशन लग रहा है, ये नॉर्फ्लॉक्स टीजेड। ठीक है,
उसके बाद टिनिडाजोल। तो ये जितने जोल वाले आ गए, टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, जोल वाले ये आ गए, ये नाइट्रोमिडाजोल्स में आ गए। देख के ही लग रहा है, देखो अजोल्स, अजोल्स में मेट्रोनिडाजोल और ये टिनिडाजोल। उसके बाद पॉलिन्स में एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एम्फोटेरिसिन बी बहुत न्यूज में है। वाई? बिकॉज एम्फोटेरिसिन बी, इसका लाइपोसोम्स हम लोग यूज कर रहे हैं। किसमें यूज कर रहे हैं? ब्लैक फंगस डिसीज में। जो ब्लैक फंगस डिसीज अभी कोविड 19 जो पेशेंट रिकवर्ड हो चुके हैं, इन दैट वी आर गोइंग टू यूज एम्फोटेरिसिन बी। सो एम्फोटेरिसिन बी में भी जो लाइपोसोम्स है, लाइपोसोम्स क्या है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अजोल, अजोल में कोट्राइमाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। तो एक क्राइटेरिया के बेसिस पे वी हैव अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग ऑन दिस सेकंड क्राइटेरिया, ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू यूज दैट। सो सेकंड बेसिस इज ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसके खिलाफ? ये अब एंटीबैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया के खिलाफ है, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीवायरल नहीं होता, ये याद रखना है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबैक्टीरियल। चार ऑप्शन दे देगा, यू शुड रिमेंबर। पेनिसिलिन, अमीनो ग्लाइकोसाइड, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीवायरल नहीं होते, एंटीफंगल नहीं होते हैं। मेक श्योर दैट। एंटी फंगल में क्या होगा? ग्राइसियोफुल्विन, एम्फोटेरिसिन भी, अभी जस्ट बताया आपको, कीटोकोनाजोल, ये कोनाजोल वाले जितने भी होते हैं ना, ये सारे ये एंटी फंगल होते हैं, आप याद रखिए। कीटोकोनाजोल और जितने भी कोनाजोल हैं आपके, कीटोकोनाजोल ज्यादा फेमस है, इट्राकोनाजोल आजकल यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। एम्फोटेरिसिन भी, ग्राइसियोफुल्विन, ये सारे एंटी फंगल है, मतलब फंगस डिसीज के अगेंस्ट में काम करेंगे। अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज है तो उसमें ये नहीं काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीवायरल, वायरस डिसीज, वायरस से जो डिसीज हो रही है उसमें ए साइक्लोवीर, जाइडोडाइन। अगर आपके कोई नोन में कोई एचआईवी का पेशेंट है, या फिर आपके घर में कोई अगर ऐसा है पेशेंट, तो आप देखते होंगे कि जाइडोवुडाइन यूज होती है, ठीक है। जेल्सिटाबिन, जाइडोडाइन, ये सारी चीजें, जाइडोडाइन ज्यादा यूज होती है। एजेटी जिसको आप लोग बोलते हैं, एजेटी, जाइडोडाइन, ये सारी चीजें, ठीक है। दीज आर एंटीवायरल ड्रग्स। एंटी प्रोटोजोअल, एंटी प्रोटोजोअल में क्लोरोक्विन और मेट्रोनिडाजोल। अब मैंने आपसे सवाल एक पूछा था, यही क्लू मिल गया आपको। क्लोरोक्विन कहाँ यूज कर रहे हो? मलेरिया में यूज कर रहे हो। और क्लोरोक्विन क्या है? एंटी प्रोटोजोअल। तो मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअल डिसीज है, ठीक है, बैक्टीरियल और फंगल नहीं है। देखो यहीं से पता लग गया। तो अगर ये स्मार्ट स्टडी करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो चीजों को पकड़ लोगे आप। नैरो वर्सेस ब्रॉड, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है कि व्हाट इज नैरो स्पेक्ट्रम, व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सो नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जबकि टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आप देखोगे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और भी जितने भी टेट्रासाइक्लिन है, ये सारे यूज होते हैं आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ज्यादातर में ये यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस टुडेज लेक्चर, ये सारी चीजें थी। उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं केडी त्रिपाठी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये रखी हुई थी बुक। केडी त्रिपाठी, ये बुक है, लेटेस्ट एडिशन आपको केडी त्रिपाठी चाहिए, ठीक है, 8th एडिशन, जैसे मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब जैसे ये वाला चैप्टर है, ये एंटी माइक्रोबियल, अगर आप शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आप देखो ये वाला, उसके बाद जो ये पहला वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 100% आते हैं ये हर एग्जाम में, आप देख लेना किसी भी एग्जाम में। ये जो एक दो पन्ने हैं ना स्टार्टिंग, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, आप कवर कर लो, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद जितने भी इसमें आपके आने वाले हैं, और भी चैप्टर हैं, सल्फोनामाइड्स वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग जो है एक एक चैप्टर वाइज करके इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज स्टडी कर लेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर अस। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो है बेल आइकन जो है जल्दी प्रेस करिए आप, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, और सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन बेल आइकन आप जो है जरूर बिल्कुल प्रेस करिए। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, आप अलग अलग जगह पे, क्योंकि इनोवेटर्स अड्डा का फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज पे भी डाल सकते हो, जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। जितने भी ये पोस्ट वगैरह मैं डालता रहता हूँ, ये पोस्ट आपके क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर पोस्ट चाहे 2 दिन में डालना हो, चाहे 1 दिन में डालना हो, चाहे 5 दिन में डालना हो, लेकिन आप इसको देखोगे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे इनोवेटर्स अड्डा के नाम से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए आप थोड़ा सा पेशेंस रहिए, अगर आपको चीजें, आप टेलीग्राम ज्वाइन इस वजह से ज्वाइन कर रहे हैं कि सारी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, सब मिलेगा, लेकिन
हर वक्त पे अच्छा लगता है। अभी मैं भर के कंटेंट आपको कर दूंगा तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो कंटेंट्स उतने ही डलते हैं जितना आप यूज कर लो। टॉपिक वाइज कंटेंट डालता रहता हूँ, आप सोचो कि सारी चीजें मैं डाउनलोड करके फिर ग्रुप छोड़ दूं, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होना। आप कंटेंट डाउनलोड करके कुछ नहीं कर सकते। रिसोर्सेज को आपको बेस्ट तरीके से यूज करना चाहिए। यू शुड बी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इट शुड बी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ और जितनी भी सारी चीजें होती है सब मैं शेयर करता हूँ आपसे। क्वेश्चन पेपर जो भी होती हैं, बुक्स वगैरह, मैंने इंपॉर्टेंट उसमें एक लिंक डाली हुई जिससे आप सारे सब्जेक्ट के फ्री में पीडीएफ बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर, टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।